गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया, लेक्चर इन बॉटनी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बॉटनी सब्जेक्ट के बीएससी पार्ट सेकेंड बॉटनी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। बीएससी पार्ट सेकेंड में बॉटनी के जो 3 पेपर होते हैं उसमें फर्स्ट पेपर जो आपका है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेकंड पेपर आपका जो है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, और थर्ड पेपर जो है वो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी है। ये थर्ड पेपर जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? बॉटनी, और पेपर कौन सा है? थर्ड। नाम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। अब अपने इनके नाम का अर्थ ढूंढे तो अर्थ के साथ ही अपने को इसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी। तो पहला, टेरिडोन प्लस फाइटोन। टेरिडोन कहते हैं फीदर लाइक, यानी पंख जैसी संरचना वाले पेड़ या पंख जैसी संरचना वाले पादप। फाइटोन कहते हैं पादप को। तो टेरिडोफाइटा का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में? पंख जैसी संरचना वाले पादप। इसी तरह से जिम्नोस प्लस स्पर्म। जिम्नोस कहते हैं नेक्ड या नग्न को, और स्पर्म कहते हैं सीड को। इसको हिंदी में नग्न बीजी या अनावृत बीजी भी कहा जाता है। तो इसकी अपने डेफिनेशन अपने पास आ गई कि ऐसे पादप जिनके बीजों पर किसी भी प्रकार का कठोर आवरण नहीं पाया जाता है क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। पैलियोबॉटनी, पैलियो शब्द जीवाश्म से बना और बॉटनी शब्द वनस्पति से बना। तो जीवाश्मीय वनस्पति का जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे पैलियोबॉटनी कहा जाता है। और भारतीय पैलियोबॉटनी के जनक डॉक्टर बीरबल साहनी को माना जाता है, जिन्होंने एफआरआई जैसी बड़ी संस्था का निर्माण किया, जो कि देहरादून के अंदर है। अब अपन सबसे पहले पॉइंट टेरिडोफाइटा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टेरिडोफाइटा जो है वो किस प्रकार के पादप हैं और किस प्रकार की जो अपने एनवायरनमेंट है या वातावरण है या नेचर है, किस प्रकार की नेचर के अंदर ग्रो होते हैं, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि टेरिडोफाइटा का जनक कौन है, फादर ऑफ टेरिडोफाइट। तो फादर ऑफ टेरिडोफाइट एडवर्ड क्लेकोवस्की। एडवर्ड क्लेकोवस्की को फादर ऑफ टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले संपूर्ण विश्व के अंदर टेरिडोफाइट की वास्तविक डेफिनेशन दी और टेरिडोफाइट्स के बारे में विस्तृत अध्ययन किया या विस्तृत रूप से बताया। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एडवर्ड क्लेकोवस्की को फादर ऑफ टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। अब अपन भारत की बात करें तो प्रोफेसर एस.एस. बीर प्रोफेसर एस.एस. बीर को भारतीय टेरिडोलॉजी का जनक माना जाता है। भारतीय टेरिडोफाइटा का जनक एस.एस. बीर को माना जाता है। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम टेरिडोफाइट्स के बारे में व्यवस्थित तरीके से बताया। अब अपन बात करें कि टेरिडोफाइट जो है इनमें ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण इनका जो है अलग से अध्ययन करना पड़ा, क्योंकि क्रिप्टोग्राम्स के अंदर टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और थैलोफाइट इन तीनों को शामिल किया गया। तो ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट और थैलोफाइट्स के बारे में अपने ने फर्स्ट ईयर में अध्ययन किया था। तो फर्स्ट ईयर में अपने को ये पता चला
कि जो ब्रायोफाइट है और थैलोफाइट है इनके अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं। तो वेस्कुलर बंडल क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वो सीधे जल के संपर्क में रहते हैं और पादप की संपूर्ण सतह द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्हें वेस्कुलर बंडल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन चूंकि टेरिडोफाइट्स जो है वो पूर्णतया प्रथम स्थलीय पादप माने जाते हैं। जब स्थल पे पादप उगते हैं या ग्रो होते हैं तो ऐसी स्थिति में भूमि से जल और जो पत्तियों में बने हुए भोजन को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए किसी अंग की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में इनमें क्या विकास हो गया? किसका विकास हो गया? वेस्कुलर बंडल का विकास हो गया। अब वेस्कुलर बंडल की प्रेजेंस के कारण वेस्कुलर सिस्टम की प्रेजेंस के कारण इसे किसके साथ रखा गया? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के साथ ट्रेकियोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत रखा गया। ट्रेकियोफाइटा डिवीजन में रखा गया क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते ही हैं। तो अब इनमें भी वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है तो इसलिए इन तीनों को एक साथ रखा गया। अब अपना नेक्स्ट बात करें तो इन टेरिडोफाइटा की शब्द की जो अपने बताया कि शब्द की उत्पत्ति जो है वो टेरॉन शब्द से हुई। टेरॉन का अर्थ क्या होता है? फीदर, जिसको क्या कहते हैं? पंख। और फाइटोन किसको कहते हैं? पादप को या प्लांट्स को। तो पंखनुमा पादप, पक्षियों के पंखनुमा पादप जो होते हैं उन्हें टेरिडोफाइट कहा जाता है। अब अपन इसकी संरचना को देखेंगे तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं जो अर्ली स्टेज के अंदर होते हैं वो इस तरह की शेप के अंदर होते हैं, राइजोम के साथ जुड़े होते हैं और इस तरह की शेप के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई? रेप्टाइल के जैसी, सर्प के जैसी। तो इसे पादप जगत का रेप्टाइल्स या सरीसर्प भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स। प्लांट किंगडम का रेप्टाइल या पादप जगत का सरीसर्प इसे कहा जाता है। अब अपन बात करें कि इन्हें अभी वर्तमान में किस प्रकार की कंडीशन में माना जाता है? तो टेरिडोफाइट जो पादप हैं वो जीवित और जीवाश्म दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट है। इसकी कुछ जातियां जीवाश्म हैं जैसे राइनिया वगैरह हैं और इसकी कुछ जातियां वर्तमान में प्रेजेंट भी हैं। तो इसके लगभग 400 जीनस जो लिविंग और फॉसिल्स फॉर्म में जीवित और जीवाश्म वंशों के रूप में उपस्थित हैं। इसके साथ ही 10,500 स्पीशीज जो है संपूर्ण विश्व के अंदर उपस्थित है। अब टेरिडोफाइट जो है इनकी उत्पत्ति किस काल में हुई? तो अपन वैज्ञानिकों की शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति जो पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक महाकल्प जो था, पैलियोजोइक महाकल्प के सिलूरियन पीरियड, पैलियोजोइक महाकल्प के सिलूरियन काल में इनकी उत्पत्ति हुई और डेवोनियन काल में, डेवोनियन पीरियड में
डेवोनियन काल में संपूर्ण पृथ्वी पर ये टेरिडोफाइट्स जो थे वो प्रमुख वेजिटेशन के रूप में या मुख्य वनस्पति के रूप में उपस्थित थे। तो इन पादपों की उत्पत्ति कब हुई? पैलियोजोइक महाकल्प में। इसलिए पैलियोजोइक महाकल्प को टेरिडोफाइटा का काल माना जाता है कि टेरिडोफाइटा जो है इस समय उत्पन्न हुए और इस डेवोनियन काल के अंदर संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जो पादप थे वो क्या थे? टेरिडोफाइट्स थे। अब अपन बात करें कि अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो इनके बारे में अलग अलग मत देते हैं। जैसे चर्च, ईम्स, आर्नोल्ड्स, ये जो कुछ साइंटिस्ट है इनके अनुसार टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति किससे हुई? एल्गी से हुई, शैवालीय वर्गों से हुई। लेकिन कैंपबेल, जिमरमान, और बोवर आदि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति किसी अज्ञात स्त्रीदानी युक्त यानी आर्चिगोनियम युक्त स्थलीय पादपों से हुई। तो अपने ने डिस्कस किया कि टेरिडोफाइटा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? टेरॉन शब्द से। टेरॉन शब्द का अर्थ क्या होता है? फीदर या पंख। तो पंख जैसी, पक्षियों के पंख जैसी संरचना वाले पादप टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल की प्रेजेंस के कारण इसको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के साथ ट्रेकियोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत रखा गया। इन प्लांट्स की उत्पत्ति डेवोनियन काल में हुई थी, पैलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन काल में हुई थी और डेवोनियन काल में ये प्रमुख वनस्पति के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित थे। और इनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। तो कुछ वैज्ञानिक जैसे चर्च, एम्स, आर्नोल्ड आदि ये बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई? शैवालीय वर्गों से हुई। और कुछ चैम्पेल, जिमरमान, बोवर आदि ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ये बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो अज्ञात स्त्रीदानी युक्त स्थलीय पादपों से हुई। तो ये तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन इसके टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करें, सामान्य लक्षणों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले अपन बात आती है कि ये किस प्रकार के वातावरण में उगते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय, उप उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण प्रदेशों में तो कौन से हो गए? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के अंदर ये उपस्थित होते हैं। और इन क्षेत्रों में भी कहाँ पे? जहां नम और छायादार स्थान होते हैं, वेट एंड शेडी क्षेत्र जो होते हैं, नम व छायादार स्थानों में टेरिडोफाइट सामान्य रूप से पाए जाते हैं। चूंकि क्लासिफिकेशन के दौरान टेरिडोफाइट्स को किस में रखा गया? क्रिप्टोगैम्स में रखा गया और इसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। अब टेरिडोफाइटा के प्लांट बॉडी की बात करें तो इसकी प्लांट बॉडी जो है
वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होती हैं। तो इसमें अभी तक अपने ने ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसमें अपन प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो वो जो प्लांट होते हैं वो रूट, स्टेम, लीव्स में डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट पादप जो होते हैं वो रूट, स्टेम, लीव्स के अंदर डिवाइड होते हैं। अब अपन इसकी रूट की बात करें तो इसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो अल्पकालिक होती है, थोड़े समय के लिए होती है, जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्रतिस्थापित हो जाती है एडवांटिशियस रूट में या द्वितीयक जड़ों के अंदर रूपांतरित हो जाती है। अब अपन इसकी बात करें स्टेम की, तो इसका स्टेम डाइकेजियल साइम यानी द्विभाजी शाखित, ये मान लीजिए स्टेम है, तो आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गया, फिर आगे चलकर दो भागों में, इस तरह से विभाजित होता रहेगा। ये ऐसे इस तरह से डाइकेजियल साइम फॉर्म के अंदर उपस्थित होता है इसका तना। अब अपन और इसके अंदर जो भूमिगत भाग है वो राइजोम के रूप में इस तरह से उपस्थित होता है, और इसमें राइजोम के साथ में जगह जगह पे ये इस तरह की सेकेंडरी रूट राइज होती रहती है। अब अपन बात करें इसके लीव्स की, तो टेरिडोफाइटा को पत्तियों के आधार पर, लीव्स के आधार पर दो भागों में बांटा गया। तो लीव्स के आधार पर माइक्रोफिल, लघुपर्णी और मेगा या मैक्रोफिल, गुरुपर्णी। तो टेरिडोफाइटा को पत्तियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, क्योंकि पत्तियां इसमें अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार की पत्तियां उपस्थित होती हैं। तो दो साइज की पत्ती एक ही प्लांट में मिल सकती हैं, या दो अलग अलग प्लांट्स के अंदर दो भिन्न प्रकार की पत्तियां उपस्थित होती हैं। जैसे अपना एग्जाम्पल देखें कि सिलेजिनेला प्लांट जो है, सिलेजिनेला, इसके अंदर पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। जैसे अपने ये बात करें कि ये प्लांट है, अब इसमें ये इस तरह से अपन बात की कि डाइकेजियल साइम फॉर्म में ये उपस्थित होता है। तो अब इस प्लांट्स को अपन देखें तो ये अपने को इस तरह की कंडीशन में दिखाई देता है। ये सिलेजिनेला का प्लांट है, और इसमें जहां जहां से ये ब्रांच निकल रही है वहां पे रूट से राइज होती रहती हैं। तो इस प्रकार का प्लांट जो है, इसमें लीव्स जो है स्टेम के साथ में है, और स्टेम के नोड पे इसमें रूट्स निकलती रहती हैं। तो इस प्रकार का प्लांट जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होती है क्या कहलाता है? लघुपर्णी पादप कहलाता है। इसी तरह से गुरुपर्णी की बात करें अपन, तो मार्सिलिया जो है वो इस प्रकार का प्लांट ये जो प्लांट है ये इसमें पीटियोल, ये लीफलेट्स, और ये इसका स्पोरोकार्प, और ये राइजोम, ये राइजोइड्स, जिसको अपन सेकेंडरी रूट्स या प्राइमरी रूट्स कहते हैं। तो इन प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर देखे अपन, तो पत्तियां बड़ी बड़ी है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गुरुपर्णी कहते हैं। इसी तरह से फर्न जो होती है, फर्न की पत्ती
बहुत बड़ी इस तरह की साइज के अंदर पत्ती उपस्थित है, तो इसको भी अपन क्या मानते हैं, गुरुपर्णी की फॉर्म में मानते हैं। अब अपन बात करें कि इन प्लांट्स के अंदर जब ये स्थलीय पादप है तो क्या इन पादपों के अंदर द्वितीयक वृद्धि उपस्थित होती है या नहीं होती है, इनमें वेस्कुलर मंडल उपस्थित है तो वो किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें वेस्कुलर मंडल की, क्योंकि वेस्कुलर मंडल के जो अरेंजमेंट है उसके आधार पे अपने को पता चलेगा कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है या नहीं है। तो अपन बात करें सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम की। तो जाइलम जो है उसके अंदर वेसल्स जो है वो एब्सेंट होती हैं, टेरिडोफाइट्स हब, और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। बाकी जाइलम की स्ट्रक्चर जो है वो डाइकोट या जिम्नोस्पर्म के जैसी ही होती है, लेकिन इनकी विशेषता क्या होती है कि टेरिडोफाइटा में जो जाइलम उपस्थित होता है उसमें 4 सेल्स होती हैं। तो उनमें से जो फर्स्ट वेसल्स है, सेकेंड ट्रेकिड्स है, फिर जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। तो सबसे पहले जो वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वो एब्सेंट होती हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, जबकि डाइकोट प्लांट के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं या जिम्नो एंजियोस्पर्म के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से फ्लोएम भी है, वो 4 सेल्स से मिलकर बनाता है, लेकिन एक कंपेनियन सेल्स इसमें एब्सेंट होती हैं। तो अब वेस्कुलर बंडल जो है इस प्रकार के हैं। अब अपन बात करें कि वेस्कुलर बंडल जो है ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। तो इनमें यहाँ पे एक पट्टी पाई जाती है, और अपन इस रिब्ज वाली या धारियों वाली संरचना को अपन किससे शो करते हैं, जाइलम से, और इस डॉट डॉट वाली संरचना को अपन किससे शो करते हैं, फ्लोएम से। तो ये तो मान लीजिए अपना है फ्लोएम, ये हो गया कैम्बियम, और ये हो गया जाइलम। ये जो इस प्रकार का वेस्कुलर बंडल है ये एंजियोस्पर्म के डाइकोट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जबकि मोनोकोट के अंदर किस प्रकार का होता है, ये वेस्कुलर बंडल तो ऐसा ही होता है, लेकिन बीच में ये जो पट्टी होती है ये एब्सेंट होती है, बाकी स्ट्रक्चर उसकी वैसी की वैसी उपस्थित होती है। तो इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, ये फ्लोएम उपस्थित है और ये जाइलम उपस्थित है, कैम्बियम एब्सेंट है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें कैम्बियम नहीं है, इसका मतलब मोनोकोट के अंदर क्या नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, मोटाई में पादप वृद्धि नहीं करता है। जबकि डाइकोट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है और वेस्कुलर बंडल एक वलय के अंदर या रिंग में व्यवस्थित है, तो ऐसी स्थिति में उसका डायमीटर बढ़ता जाता है और द्वितीयक वृद्धि डाइकोट के अंदर उपस्थित होती है। तो जो कि टेरिडोफाइट्स है, उन टेरिडोफाइट्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है उनके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होती हैं, इसीलिए उनमें क्या नहीं होता, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। अपवाद स्वरूप कुछ जीवाश्मीय पौधे ऐसे हैं जैसे आपके बोट्रिकियम, आइसोइटिस, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, लेकिन सामान्य रूप से जो पादप प्रेजेंट है टेरिडोफाइट्स के उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। अब अपन बात करें कि इसमें प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के कारण क्या होगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी यानी बीजाणुद्विद पादपकाय। बीजाणुद्विद पादपकाय में क्या बनेंगी, स्पोरेंजियम यानी बीजाणुदानियां बनेगी। जब बीजाणुदानियां हैं तो इसका मतलब क्या बनेंगे, बीजाणुदानियों के अंदर बीजाणुओं का फॉर्मेशन होगा यानी स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। जब स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट भी होंगे। तो यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे
और जर्मिनेट होकर क्या कर देंगे, गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का निर्माण कर देंगे। थैलस की प्रारंभिक संरचना का निर्माण कर देंगे। गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है, ये जो संरचना बनी है ये एक ऐसी संरचना है जिस पर बहुकोशिकीय जननांग विकसित होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, नर जननांग और मादा जननांग कहते हैं, स्त्रीदानी और पुंदानी। तो इसमें क्या बनेगा, स्त्रीदानी और पुंदानी, आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम। आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। आर्चिगोनियम से किसका फॉर्मेशन होगा, एग का फॉर्मेशन होगा। पुंदानी से किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन के बाद में क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट जो है ये डिवाइड होकर, विभेदित होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। एम्ब्रियो जर्मिनेट होकर वापस क्या बना देगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना देगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। एक बार स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी, फिर से गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी, फिर गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक में कन्वर्ट होती रहेगी। लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी को अपन क्या कहते हैं, पीडी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। ये इसके जनरल कैरेक्टर हो गए जिनके बारे में अपने डिस्कस किया। अब अपन इसके बात करें हैबिट की और हैबिटेट की। हैबिट एंड हैबिटेट किस प्रकार के होते हैं, तो हैबिट में ये हर्ब फॉर्म में अधिकांश टेरिडोफाइट्स उपस्थित होते हैं। कुछ जो है सर्ब फॉर्म में या जो ट्री फॉर्म में है। ट्री फॉर्म में इसकी एक फर्न जो है, ट्री फर्न के नाम से जानते हैं, वो एक ट्री की फॉर्म में उपस्थित होती हैं। बाकी अधिकांश प्लांट जो है वो हर्ब या सर्ब फॉर्म में उपस्थित होते हैं। अब अपने इसके हैबिटेट के बारे में बात करें। हैबिटेट यानी आवास। तो आवास के आधार पर टेरिडोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया। एक स्थलीय आवास और दूसरा जलीय आवास और तीसरा मरुस्थलीय आवास। तो ये कौन सा हो गया, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और ये एक्वेटिक हैबिटेट और ये जीरोफिटिक हैबिटेट। 3 आवास, तीनों आवासों के अंदर टेरिडोफाइटा की विभिन्न स्पीशीज पाई जाती है। सबसे पहले अपन बात करें स्थलीय आवास की। तो टेरिडोफाइटा के उत्पत्ति से लेकर वर्तमान की कंडीशन तक अपन नजर डालें तो राइनिया जो प्लांट था, जो कि अभी किस फॉर्म में है, फॉसिल्स फॉर्म में। तो जो जीवाश्मीय पादप, जो सबसे प्रिमिटिव या आदिम पादप मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, प्रिमिटिव या आदिम। सबसे आदिम पादप राइनिया से लेकर एडवांस पादप जो है, एडवांस जो अभी इसको क्या कहते हैं, वर्तमान में उपस्थित। सबसे आदिम प्लांट राइनिया से लेकर एडवांस पादप एडियंटम जो कि फर्न है, एडियंटम या टेरिडियम, ये जो फर्न है, इन फर्न तक सभी पादपों पे अपन नजर डालें तो सभी के सभी कैसे हैं, स्थलीय पादप हैं। जैसे सिलेजिनेला हो गया, साइलोटम हो गया, या अपने इक्विसिटम हो गया, या ओफियोग्लोसम हो गया। ये सभी के सभी प्लांट्स कैसे हैं, स्थलीय आवास में पाए जाने वाले पादप है। लेकिन इक्विसिटम डेबाइल, इक्विसिटम डेबाइल
ये एक ऐसा पादप है जो एक्वेटिक, जीरोफिटिक और टेरेस्ट्रियल तीनों प्रकार की हैबिटेट्स में पाया जाता है, जबकि इक्विसिटम पोस्चुरे ये जो प्लांट है ये मार्सी हैबिटेट में पाया जाता है। मार्सी हैबिटेट यानी दलदली क्षेत्रों में, दलदली आवास में पाया जाता है, जबकि इक्विसिटम जो आर्वेंस है, इक्विसिटम आर्वेंस ये जो प्लांट है ये खुले मैदानी भागों में या सामान्य सपाट स्थलीय क्षेत्रों के अंदर सामान्य रूप से मिलने वाला या घास के मैदानों में पाए जाने वाला स्थलीय पादप है। तो ये जो कुछ अपन डिस्कस की ये सभी के सभी कैसे हैं, स्थलीय पादपों के बारे में डिस्कस की। अब अपन बात करें कि इक्विसिटम प्लांट की स्ट्रक्चर अपने देखें तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर के अंदर उपस्थित होता है कि उसमें प्लांट के बीच बीच में नोड और इंटरनोड जो है आपको क्लियर दिखाई देते हैं। और इस प्लांट की एक विशेषता होती है कि इसमें जो सेल वॉल होती हैं उसके अंदर सिलिका का निक्षेपण होता है, सिलिका प्रेजेंट होती है, और इसमें जो ब्रांचेज होती हैं वो इस तरह की ब्रांचेज आमने सामने यानी एक दूसरे के अपोजिट शाखाएं उपस्थित होती हैं। अब अपन इस प्लांट को इस तरह से देखें तो इस तरह से इसमें बीच बीच में नोड और इंटरनोड उपस्थित होते हैं। इस तरह से नोड और इंटरनोड उपस्थित होते हैं। और इसके जो ये राइजोम वाला पार्ट होता है इनके अंदर भी, राइजोम में भी नोड और इंटरनोड उपस्थित होते हैं, जहाँ से प्रत्येक नोड पर इस तरह से रूट एराइज होती हैं और कुछ जगह पे यहाँ पे इस तरह से संचित भोज्य पदार्थ के रूप में ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर भी उत्पन्न होती हैं। ये ट्यूबर जो है ये नए प्लांट के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है या सहायक होता है। तो ये जब अपन संपूर्ण प्लांट्स को एक संगठित रूप में देखते हैं तो जिस तरह से घोड़े की पूंछ होती है उसके जैसी शेप इसकी बन जाती है, इसलिए इसको हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इक्विसिटम की अपन 3 स्पीसीज के बारे में बात की। सबसे पहले इक्विसिटम डेबाइल जो कि स्थलीय, जलीय और मरुस्थलीय तीनों प्रकार के आवासों में पाया जाता है। दूसरी बात की इक्विसिटम पोस्चुरे तो ये केवल मार्सी हैबिटेट में या दलदली आवासों में पाया जाता है, और इक्विसिटम आर्वेंस जो कि खुले मैदानों या घास के मैदानों के अंदर उपस्थित होता है। ये हो गया अपना किसका, स्थलीय आवास के बारे में डिस्कशन। अब अपन बात करें जलीय आवास के बारे में तो टेरिडोफाइटा की कुछ स्पीसीज जैसे मार्सिलिया, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस और एजोला साल्विनिया, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जलीय आवास में पाए जाते हैं। मार्सिलिया की कुछ जाति है जो कि मार्सी हैबिटेट में या सेमी एक्वेटिक फॉर्म में पाई जाती है, जबकि साल्विनिया ये भी सेमी एक्वेटिक और एक्वेटिक दोनों फॉर्म में मिलता है, लेकिन एजोला पूर्णतया जलीय आवास में पाए जाने वाला टेरिडोफाइट्स है। अपन इसकी संरचना को देखें
तो एजोला आपको जल की सतह पर इस फॉर्म में ऐसे तैरता हुआ आराम से मिल जाएगा। इस तरह से अपन देखेंगे तो ये ऐसी उसकी चमकीली और हल्की पिंकिश कलर की पत्ती के अंदर छोटी छोटी पत्तियों के रूप में अपन इसको एनलार्ज करके देख रहे हैं अभी तो, जबकि ये प्लांट जो है एकदम छोटी माइन्यूट लीफ के अंदर ये इस तरह से जल में तैरता हुआ दिखाई दे जाता है। इसी तरह से मार्सिलिया को देखते हैं तो मार्सिलिया जो है ऊपर जल से ऊपर उठा हुआ रहता है, लेकिन इसका राइजोम जो है या भूमिगत प्रकंद जो है वो दलदल में या जल में धंसा हुआ रहता है और उसके आधार से थोड़ा सा हटकर उसमें स्पोरोकार लगे रहते हैं। तो ये इस तरह से जलीय जाति के बारे में डिस्कशन हो गया। अब अपन बात करें जीरोफिटिक हैबिटेट में। जीरोफिटिक हैबिटेट तो टेरिडोफाइटा की जो कुछ स्पीसीज है वो जीरोफिटिक हैबिटेट की फॉर्म में उपस्थित होती है। कि जीरोफिटिक कंडीशन किस प्रकार की, कि वो ऐसे रेगिस्तानी या ऐसे स्थलीय पादपों में स्थलीय क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं जहां जल का अभाव होता है। तो ऐसी जातियां क्या कहलाती है? जीरोफिटिक स्पीसीज कहलाती हैं। तो सिलेजिनेला की कुछ स्पीसीज जो है वो जीरोफिटिक फॉर्म में पाई जाती हैं और सिलेजिनेला को क्या कहते हैं? पुनर्जीवनी पादप भी कहा जाता है, क्योंकि सिलेजिनेला एकदम शुष्क कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। तो इस तरह से अपने प्लांट्स की जो टेरिडोफाइट्स प्लांट है उसका सबसे पहले तो क्या टेरिडोफाइटा का इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन के बाद में अपने ने टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर पढ़े। उसके बाद में टेरिडोफाइटा का जो हैबिटेट है या आवास है उसके बारे में स्टडी की। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर टेरिडोफाइटा की मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।